हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। ये मेरा अध्याय 4 का पार्ट 2 है। हम पढ़ रहे हैं नेपाल के लिए आपदा प्रबंधन। एक सेकंड, सिलेबस कहाँ है? थोड़ी एक सेकंड हो जाएगी। हाँ, हम पढ़ रहे हैं नेपाल के लिए आपदा प्रबंधन। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया। तो थोड़ा हम सिलेबस आपको अब दोबारा रिवाइज करा दें कि हम पढ़ रहे हैं विश्व स्तर पर आपदा को कम करना एवं आपदा की किस पर व्यवस्था की जाए, प्रयास कर रहे हैं, उपलब्धियाँ आपदा को कंट्रोल करनी। ये टॉपिक नेपाल का है। ये सिलेबस नेपाल का, उत्तर प्रदेश से नेपाल का है। उसमें टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। तो ये वाला टॉपिक्स का पार्ट 2 आ गया, इसमें हम कवर करेंगे। ओके। और अब की बार हम बता देते हैं कि जो भारत में आपदाएं, ये वाला टॉपिक्स फंडामेंटल अब की बार हम क्लास करेंगे। इनमें से किसी ये वाला टॉपिक शायद पूरा कवर करेंगे अब की बार यहाँ तक। दूसरी बार ये लगभग 10 क्लासेस में आपका सब कंप्लीट खत्म कर दें। ओके। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने ये पढ़ लिया था। थोड़ा आपका एक रिवीजन करा देते हैं। हमने अध्याय की रूपरेखा पढ़ ली थी कि ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन और सेंदई फ्रेमवर्क जो 2005 से 2015 तक था। 15 से 30 तक सेंदई और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये हमें पढ़ना था। ये पढ़े। थोड़ा हमने ये बताया था कि आपदा क्या है। जब कोई भूकंप आती है, सर जल्दी जल्दी समझिए, तो घर पेड़ मानो सब का नुकसान हो जाए। पेड़ टूट जाए तो पर्यावरणीय हानि कहेंगे, घर टूट गया तो उसे कहेंगे भौतिक या आर्थिक हानि कहेंगे, और मानव की हानि हुई तो इसे मानवीय हानि कहेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी होयुगु सम्मेलन होयुगु फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 के बीच था। इसमें कहा था कि 2005 में जापान के होयुगु में विश्व आपदा जोखिम सम्मेलन अपनाया गया। इसमें 168 दिनों ने सिग्नेचर किया था। इसका उद्देश्य था कि आपदा से लड़ने की क्षमता को विकास करना, यानी कि राष्ट्र और समुदाय के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और 2005 से 15 के बीच ह्यूगो फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी। प्रमुख योजनाएं जो हमने बताई थी कि प्रमुख योजना कौन है? पहली पे आपदा जोखिम पूरा न्यूनीकरण को आपदा जोखिम न्यूनीकरण को यानी स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा तैयार करना। ढांचे के लिए हमने बताया था कि एक राष्ट्र, एक नेशन लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राष्ट्र, राज्य और जिला लेवल पे। इसी बात हमने बताया था कि भारत में उठाए गए कौन कौन से कदम है। आपदा प्रबंधन नियम आया था, आपदा प्रबंधन योजना, ये सब चीजें हमने बताई थी। इसके बाद फिर हमने पढ़ाया था सेंदई फ्रेमवर्क, जो 14 से 18 मार्च के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त विश्व सम्मेलन था। इसमें हमने आपदा को होने वाले नुकसान को कम करने और जोखिम को कम करने के लिए रोड मैप तैयार करना था। और हमने फ्रेमवर्क में बताया था कि इसमें हम केवल प्रतिरोधक क्षमता करनी थी। इसके बाद हम सेना के बाद उसकी प्राथमिकता वाले चीजें नॉर्मल पढ़ाना था। बताया था नहीं, कुछ नहीं, प्रगति क्या हुई इसे यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। अब आगे अब आप पढ़ना है हमें पेरिस समझौता। तो पेरिस जलवायु समझौता जैसा कि दिखाई दे रहा है, पेरिस से फ्रांस की राजधानी, ध्यान रखना, पेरिस से फ्रांस की 2005 में जलवायु, यानी कि इसमें हमने किस चीजों की बात करेंगे? जलवायु परिवर्तन, यानी कि इसमें जलवायु परिवर्तन की बात की गई। और आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण की बात की गई। आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण की बात की गई। किसकी? आपदा न्यूनीकरण की बात की गई। और उसके बाद होने वाली कार्रवाई, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी बात की गई। ओके।
तो सबसे पहले समझते हैं अब और आपदा प्रबंधन हेतु इसमें 8 विशिष्ट क्षेत्र दिए गए। दोबारा समझो, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसमें जलवायु परिवर्तन की बात की गई, आपदा प्रबंधन की बात की गई, आपदा न्यूनीकरण की बात की गई और आपदा के विषय जो कार्रवाई होनी है उसकी बात की गई। और इसमें 8 विशेष क्षेत्रों की बात की गई। अब 8 विशेष क्षेत्रों में क्या है, पूर्ण चेतावनी प्रणाली की हमें अपने जो सिस्टम है उसके अंतर्गत हमें पूर्ण चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होगी। मतलब कोई आपदा आई तो उससे पहले की सिग्नल्स के माध्यम से पता चल जाए। जैसे आज के समय हम देख रहे थे मोबाइल से कि पानी कब बरसने वाला है कब नहीं, तो ये सब चीज़ें पूर्ण चेतावनी का हमारे पास प्रणाली विकसित करना। ओके। फिर तीसरा, आपातकालीन तत्परता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आपातकालीन कोई स्थिति बन जाए तो आपके पास एक दल होना चाहिए, उसमें कार्य करने लोग आपातकालीन स्थिति में आप पहुंच सके। ऐसा नहीं कि आपातकालीन स्थिति में आप आ ही नहीं पा रहे, जाम में भी मंद प्रारंभिक घटनाएं, स्लो ऑनसेट इवेंट्स। इसका मतलब है कि जिन घटनाओं के कारण आपदा प्रारंभिक शुरू होती है उनको स्लो करना। जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन, यानी कि रिस्क का आकलन करना एवं व्यवस्था करना। ये किस रिस्क के माध्यम से आपदा हुई है, क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, उस सभी का आकलन करना। जोखिम बीमा सुविधा, यानी कि बीमा की सुविधा भी कराना। गैर आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति करना, ये जो आपको नुकसान हो उसकी क्षतिपूर्ति। समुदायों की आजीविका और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब समुदायों को जो खावे पीवे का लाल नहीं पड़नी चाहिए, शक्ति हो जाए आपदा को सहन करने की। अपर्वतनीय घटनाओं का प्रबंधन, अपर्वतनीय घटनाओं की व्यवस्था, मतलब कौन कौन सी भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, इन सब चीजों से लड़ने के लिए क्षमता डेवलप करना। इसके बाद हम पढ़ना है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या पढ़ना होगा, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पढ़ना होगा, रेड क्रॉस पढ़ना होगा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना होगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन आई पढ़ना होगा, वर्ल्ड बैंक पढ़ना होगा, यूरोपीय यूनियन पढ़ना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं यूरोपीय यूनियन से, करते हैं 6 से शुरुआत करें, थोड़ा सा आपको मनोरंजन करा दें, ठीक है। इसी हिसाब से सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरोपीय यूनियन से। तो यूरोपीय यूनियन क्या है, देखो यूरोपीय यूनियन में एक संस्था है CMAP, इसका पूरा नाम है CMACP। इसका पूरा नाम समझने से पहले समझो, इसमें यूरोपीय यूनियन में एक संस्था है CPMC। 2001 में इसने क्या किया कि नागरिकों के संरक्षण और बड़ी घटनाओं के तात्कालिक कार्य। एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, मेरी आवाज कट रही है। हाँ, यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय एक संस्था है यूरोपीय यूनियन की, इसका नाम है CMP। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है कि नागरिकों का संरक्षण करती है, पहले नंबर। दूसरे नंबर पर क्या करती है, बड़ी घटना क्या करती है कि बड़ी घटनाओं में आपातकाल की स्थिति होती है तो तत्काल कार्रवाई करती है। CMP का पूरा नाम क्या है, CMCP, कम्युनिटी मैकेनिज्म फॉर सिविल प्रोटेक्शन। इसका नाम है, क्या नाम है, कम्युनिटी मैकेनिज्म फॉर सिविल प्रोटेक्शन। ये इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किस प्रकार है, तो वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं, वर्ल्ड बैंक में क्या है कि अजी वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि आपदा जिस क्षेत्र में आपदा है उनका सर्वेक्षण करता है, वो आकलन करता है। आपदा अब जिन क्षेत्रों में आपदा आती है, अब आपदा क्षेत्र, तो वो सर्वेक्षण आकलन करेगा। उसके बाद वह देखेगा कि आपदा के उपरांत उनमें ढांचागत सुविधा और पुनर्वास के लिए ये आर्थिक सहायता देगा। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक सबसे पहले आपदा जो जिन क्षेत्रों में आपदा आती है उनका सर्वेक्षण और आकलन करेगा। फिर भैया जो आपदा के उपरांत जो
पुनर्वास ढांचे का जो ह्रास हुआ है, आपदा एक सेकंड लिख लीजिए। पुनर्विकास और ढांचे का जो ह्रास हुआ है, इसके लिए आर्थिक सहायता। ढांचा समझो पहले, ढांचा क्या है, ढांचागत, यानी कि पानी की टंकी ले लो, अस्पताल ले लो, जो आप मकान ले लो, ये सब चीज़ों का। अब समझते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट इसका एक गैर लाभकारी सेक्टर है, अतः इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ये आप इसका क्या है कि ये देश और क्षेत्र के अनुरोध पर लोगों की जान मान का संरक्षण करती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का जान मान का संरक्षण करती है। कब करती है? जब देश से अनुरोध आए, देश से अनुरोध, तब यह जान मान का संरक्षण करती है। देश या जिस चीज से आए उस चीज से अनुरोध आ जाए, तब ये काम करती है। ओके, तीसरे में हम अब पढ़ेंगे रेड क्रॉस। उल्टी साइड से पढ़ा है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस क्या है? आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपदा प्रबंधन में क्या है? क्यों? रेड क्रॉस आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि बचाव, इसका कार्य बचाव, राहत, पुनर्विकास, यानी पुनर्विकास, पुनः बसने के लिए जो सब चीज चाहिए, इसमें सहायता करता है। इसका एक काम इसका एक जो काम है, दम तो मैं आपको समझा दें। इसका एक काम है, इसमें क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रिसेंट, FRIC, आपदा से प्रभावित देश या की संस्था है। जब इससे रेड क्रॉस में क्या होता है कि मतलब जब देश से, वो देश से जो देश की संस्था है, जब आपदा से प्रभावित देश की संस्था कहती है कि हमारे यहाँ आइए, वो आकलन करके बताइए, तो क्या है कि दल भेज देते हैं। और दल भेजने के बाद आकलन करने के पश्चात इसको यूमीज यानी इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनिट में भेज देते हैं। ये चीज़ इसी को समझना है कि तो देखो, IFC आपदा से प्रभावित देश या देशों को राष्ट्रीय रेड क्रॉस या रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अनुरोध करने प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए फील्ड असिस्टेंस एवं कोऑर्डिनेशन टीम जैसे आकाश दल को भेजती है। और ये प्रभावित क्षेत्रों में आकलन करने पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट को भेज देते हैं। रेड क्रॉस यानी कि जो है आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बचाव और राहत प्रयास के लिए काम करता है। ये क्या करता है, फील्ड असिस्टेंस एवं कोऑर्डिनेशन टीम भेजता है। इसके लिए जहाँ पर आपदा आई है, तो उसका आकलन करने के लिए, आपदा का आकलन करने के लिए, और ये तब भेजता है जब जहाँ आप आपदा आई हो उसकी वजह के अनुरोध करते हैं। उसके बाद ये ARUs तैनात देता है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनिट के रूप में बताता है। अब आइए यूनाइटेड नेशन, पढ़िए आप इसको थोड़ा। अब आइए यूनाइटेड नेशन। राम, और छोटी छोटी और हैं 2-3 और निपटा लो, जैसे कि सार्क, इसी नहीं सॉरी, यूनाइटेड नेशन समझो। थोड़ा रह गया, आज खत्म करके जाना है टॉपिक को। देखो, इस टॉपिक को रटना नहीं है, थोड़ा समझो उसको, इसको समझने से आएगा। रटोगे दिक्कत में जाओगे। थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लास्ट है लेक्चर आज।
देखो, यूनाइटेड नेशन क्या है कि आप सुनो, पहले सबसे पहले आपदाओं की वैश्विक स्थिति देखी उनने। तो यूनाइटेड नेशन वाले ने तो क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय रणनीति एजेंसी बनाई। इस एजेंसी के क्या तक आपदा न्यूनीकरण की दिशा में काम करना, तो आपदा को कम करना। और जो योग सम्मेलन हुआ था वो भी इसी एजेंसी के तहत हुआ था, आपदा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के तहत। थोड़ा यहाँ से यहाँ बन जाएगा सब कुछ, तो यहाँ पर लिखें, समझो। जब यूनाइटेड नेशन वाले ने क्या किया, आपदाओं की वैश्विक स्थिति देखी, आपदा को वर्ल्ड लेवल पर देखा, वर्ल्ड लेवल पर देखो कि वही वैश्विक स्थिति खराब हो गई, तो उन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय रणनीति अंतर्राष्ट्रीय रणनीति नामक क्या किया कि नोडल बनाया है, एक नोडल एजेंसी बनाई। इसका कारण क्या है, इसका कारण है आपदा को कम करना। इसका कारण है आपदा को कम करना। तो आपदा को जो आपने अभी हमने आपको पढ़ाया था योग सम्मेलन, योग फ्रेमवर्क, वो भी भैया इसी के तहत आया था। योग फ्रेमवर्क 2005 से 15 तक चला था, वो भी इसी के तहत आया, इसी एजेंसी के तहत था। ये सब तो ठीक चल रहा था। तो 1989 में क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाओं को क्या किया उन्होंने, 1989 में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए के लिए 1989 से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित कर दिया, 1990 से 2020 के बीच का। यूएन ने क्या कह दिया कि 1989 में प्राकृतिक आपदा से निपटना है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित कर दिया 1990 से 2000 के बीच में। ठीक है, अब इन्हें घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य था विकासशील देशों की जनधन हानि को कम करना, इनकी सहायता प्राप्त करना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहायता प्रदान करना, ये उद्देश्य था। एक नॉर्म था इनका, जनधन की हानि कम करना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के। ओके, ये सब निपट गया। अब आइए अगला, अब पढ़ेंगे हम सार्क। एक पहले सार्क से पहले पढ़ेंगे सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, नई दिल्ली। 2-3 जगह हुआ। देखो, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र क्या है, देखो इसमें नवंबर 2005 में क्या हुआ, ढाका के 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में, सुनो पहले फिर हम समझाते हैं। नवंबर 2005 में ढाका की 13वें सार्क सम्मेलन में राष्ट्रीय आपदाओं की तैयारी और शमन के लिए क्षेत्रीय सहयोग का मुद्दा उठा, और दिल्ली में इसी एसडीएमसी प्रस्ताव की मंजूरी मिली। यही प्रस्ताव सार्क आपदा प्रबंधन, लेकिन ये अस्तित्व में आया था नवंबर 2005। कब, जब ढाका में क्या चल रहा था, जब ढाका में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ, सार्क शिखर सम्मेलन हुआ है। जब नवंबर 2005 में, तब ढाका में 13वां सार्क सम्मेलन हुआ,
तो राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए तथा उन्हें कम करने के लिए एक क्षेत्रीय सहयोग की मुद्दा उठा। किसका? क्षेत्रीय सहयोग का। जब तक क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इसे कम नहीं कर सकते। इसे ही दिल्ली ने सार्क आपदा प्रबंधन की नई दिल्ली का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसी से जो प्रस्ताव आया था इसकी मंजूरी मिली। दोबारा समझिए, सार्क एक पहले देखो नवंबर 2005 में ढाका में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आपदाओं की जो तैयारी और समन का क्षेत्रीय सहयोग मिल जाए। राष्ट्रीय आपदाओं की तैयारी करने अगर निपटने के लिए तथा समन कम करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी, ऐसा सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र में कहा गया है। इसी को उठाकर सार्क आपदा प्रबंधन की नई दिल्ली में मंजूरी मिलेगी, जो यह आर्टिकल है। अब पढ़ते हैं दक्षिण एशियाई आपदा ज्ञान नेट। जैसा कि इसका नाम ज्ञान नेटवर्क, ये हमें आपदा की जिस क्षेत्र की आपदा आई उसके लिए उस ज्ञान नेटवर्क देती है, ध्यान डेटा और अनुसंधान साझा करने का मंच। दक्षिण एशियाई आपदा ज्ञान नेटवर्क है जो क्या करती है, उस लेवल का हमें ज्ञान नेटवर्क देती है कि आपदाओं को समझा जा सके। अब बचा है आखिरी UNDER, यूनाइटेड नेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण पर आपदा न्यूनीकरण पर इसका पूरा नाम समझिए। इसका नाम है आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इसका जो पूरा नाम है UNDER। तो 1999 में क्या होगा, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति यानी सचिवालय का गठन किया गया। 1999 में क्या किया गया, आपदाओं को कम करने के लिए सचिवालय बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तहत एक सचिवालय बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तहत क्या बना, सचिवालय बनाया गया। अब संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका मुख्यालय रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भूमिका क्या है इसकी, तो भैया ये है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में आपदा न्यूनीकरण का केंद्र बिंदु कहेंगे। इसको संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का आपदा जोखिम का केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु है। इसका जो नेतृत्व करेंगे वो महासचिव की विशेष प्रतिनिधि करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव के प्रतिनिधि करेंगे। संयुक्त महासचिव कौन से, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि द्वारा इसका नेतृत्व होगा। ठीक है, जो सेंडाई ढांचा है, जो सेंडाई ढांचा है, जो 2016 से 21 के बीच का था, वो इन्हीं के अंतर्गत है। ओके, अब क्या है UNDER, इसका पहले नाम था UNIHDR, पुराना नाम। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया, 3 तत्वों में बांटा। पहला है विश्व सम्मेलन, दूसरा है, इसे 3 भागों में बांटा। महत्वपूर्ण तंत्र इसके महत्वपूर्ण तंत्र 3। पहला है विश्व सम्मेलन, दूसरा है वैश्विक मंच, तीसरा है एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन।
थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए बस। दिस इज लास्ट। तो इसमें कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसका पूरा नाम खोल दिया जाए, समझो। इसका पूरा नाम है पहले नंबर का आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन। एक नौ लिख देना, बाकी सब इसमें लगा लेना। इसमें किया गया है जब सम्मेलन आया तो इसमें कहा गया कि सतत विकास के लिए कहा गया, आपदा प्रबंधन के लिए कहा गया, और जलवायु परिवर्तन के लिए कहा। जलवायु प्रबंधन, इसकी इसमें चर्चा की। कहा गया कि अगर जलवायु परिवर्तन, अगर विकास को बढ़ाना है, क्योंकि विकास के मार्ग में बाधा बन रही, ठीक है, ठीक है, जब विकास के मार्ग में बाधा बन रही तो उन्होंने कहा कि भाई फिर क्या करें। तो इसकी मेजबानी हुई, यहीं पे लिखा है, क्यों लिख रहे हैं। इसकी मेजबानी जापान के योकोहामा में 1994 में, क्यूबा में 2005 में और सेंदाई में 2015 में मेजबानी हुई। इसमें बताया गया कि विकास कैसे रुका है, इसको किस पर मौजूद किया जाए। जापान के तीनों शहर हैं, जापान के, एक क्यूबा, योकोहामा और सेंदाई। अब वैश्विक मंच पर क्या होगा, वैश्विक मंच पर क्या है। तो वैश्विक मंच एक मुख्य वैश्विक मंच है। इसमें क्या है, सेंडाई के क्रेमबर्ग के कार का जो आकलन है क्या करता है, ये करता है जो सेडाई है, पढ़ा था हमने, सेडाई फ्रेमवर्क पढ़ा था हमने। ये कार का आकलन करता है, जो ये कार का आकलन करता है वैश्विक मंच, ग्लोबल। और इसकी प्रगति हेतु द्विवार्षिक बैठक होती है, यानी कि दो बार, एक वर्ष में 2 बार बैठक होगी इसकी, ठीक है। तो वैश्विक मंच में समझ गए। अब तीसरा आई एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। इसमें क्या है कि 2005 में क्या है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। एशियाई क्षेत्रीय योजना बनाई गई। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको समझना होगा। देखो, एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, थोड़ा सा मामूली सा रह गया है। एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इसमें क्या कहा गया, समझिए। इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें ये कहा गया है, देखो, जो एशियाई, जो हमने आपको समझा रहा था कि एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, इसकी स्थापना कहाँ हुई, 2005 में हुई। 2005 में कहा हुई एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है जो 2005 में हुई, जो एशियाई प्रशांत मंत्री सम्मेलन के क्षेत्रीय मंच के प्रदेश की प्रगति के लिए किया गया था। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में किया गया, इसलिए किया जाए देश की प्रगति के लिए किया। तो जो देखो 2005 में होगा, एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है जो प्रशांत क्षेत्र में किया गया था, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में किया गया था।
एशियाई प्रशांत क्षेत्र में किया गया, देश की प्रगति के लिए किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि विभिन्न देशों के इसमें क्या हुआ था, विभिन्न एशियाई इसमें आया था, एशियाई सम्मेलन हुआ था, एशियाई देश आए प्लस संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, राष्ट्र आपदा जोखिम कार्यालय, न्यूनीकरण कार्यालय। तब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इससे प्रेरित होकर इन दोनों ने किया था बैठक हुई। जब बैठक हुई और जब बैठक चली, 2 वर्ष में एक बार होती है बैठक, 2 वर्ष में एक बार। तो समझो दोबारा, समझने की चीज है। जो एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन था तीसरा, जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए किया गया, 2005 में स्थापना, 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसमें क्या है, एशियाई देश संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय शामिल होगा, 2 वर्ष में एक बार होगा। और इससे प्रेरित होकर पीएम ने क्या किया, इससे प्रेरित होकर पीएम ने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया। इससे प्रेरित होकर पीएम ने क्या किया, 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया। और 2016 में 2016 में नई दिल्ली में आयोजन एशियाई क्षेत्रीय योजना अपनाई। 2016 में जो दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन होगा, उससे योजना अपनाई। उससे कौन सी योजना अपनाई, 10 सूत्री, सॉरी 1 सेकेंड, 10 सूत्री कार्यक्रम यहाँ नहीं, 10 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पर, सॉरी 2016 में अपनाई थी 10 सूत्री 10 सूत्री एजेंडे। और इसकी 2 बैठकें हुई थी, 2007 में आई थी भारत में, एक 2016 में भारत में आई थी, ध्यान रखना। तो एशियाई प्रशांत क्षेत्र है देश की प्रगति के लिए 2005 में 2 वर्ष में एक बार, इसमें एशियाई देश और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने भाग लिया। इसमें क्या किया गया, तो जो 2016 में जो न्यू दिल्ली में इसकी बैठक एशियाई क्षेत्र की योजना की, इससे क्या प्रेरित होकर पीएम ने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए। इसमें 2 बार हुई, 2007 और 2016 में ये हुई थी। बाकी तो कवर हो चुका। थैंक यू। ओके।